अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेस से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। महंगाई कोविड के बाद दुनिया भर का मसला बन चुकी है और जिस तरह कोरोना ने दुनिया भर की मईशत को मुतासर किया है, उसके असरात दुनिया की किसी भी खत्ते में रहने वाले लोग हों उनकी ज़िंदगियों में हायल हुए हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है, जो अभी दरपेश है, वो महंगाई का है। कनाडा भी एक ऐसा मुल्क है जिसको जमहूरी और रिफाई मुल्क तस्वुर किया जाता है। यहाँ की हुकूमतें हमेशा ये कोशिश करती रही हैं कि वो अपने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें, लेकिन कोरोना की वबा ने कनाडा की मईशत को भी मुतासर किया है और इस वक्त कनाडा में भी मईशत महंगाई बहुत ज़्यादा है और मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। हालिया जो बजट पेश किया गया, कैनेडियन गवर्नमेंट ने खसारे का बजट पेश किया है। इससे पहले हमने देखा कि जो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कनाडा में करवाए गए थे, उसकी भी एक रीज़न ये थी कि जस्टिन ट्रूडो ये चाह रहे थे कि कोरोना के बायस जो महंगाई हुई है और मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, तो टर्म मुकम्मल करने से पहले लोगों का सेंटिमेंट बदले, इससे बेशतर वो अपने इक़दामात की हौसला अफजाई के लिए, पजीराई के लिए इलेक्शन करवा दें और उन्हें कुछ नंबर्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई खातिर खा जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इजाफा नहीं कर पाई अपने नंबर्स में। लेकिन अब की बार जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से सवालात हैं कनाडा में रहने वाले लोगों के कि जो गवर्नमेंट की जानिब से घर फ़रोख्त करने पर शराइत आयद की गई हैं। ये भी एक सवाल है कि अगर कोई एक साल में अपना घर फ़रोख्त करता है तो उसको कितना मुनाफा देना पड़ेगा जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसको। इसके साथ साथ बैरूनी कर्ज़ कितना है, अंदरूनी मसाइल कितने हैं, जो बढ़ती महंगाई है उसने लोगों को किस तरह मुतासर किया है। और अगर कैनेडियन गवर्नमेंट रिलीफ देती है और इस साल भी वो खसारे का बजट पेश किया, तो आइंदा सालों में क्या होगा, कनाडा की मईशत को कैसे संभाला दिया जाएगा, ये बहुत से सवालात हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कनाडा में जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने से पहले वज़ीर ख़ज़ाना को नए जूते पहनना होते हैं। ये रिवायत क्या है, ये कब से चली आ रही है, इसका मकसद क्या है, इससे मुतालिक भी जानेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेंबर पार्लियामेंट हैं रूबी सहूता साहिबा। बहुत शुक्रिया रूबी साहिबा आपके वक्त का। फैसल मजीद साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फैसल साहब आपका शुक्रिया। रूबी साहिबा ये बताइएगा, बतौर लेजिस्लेटर ये बता दीजिए, जो चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़े थे उसमें क्या यही हल था कि आप खसारे के बजट की जानिब जाते? हाँ जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम आपके सारे व्यूवर्स को। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। जो बजट पेश की गई है, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फोकस्ड बजट, इट्स अ मॉडरेट बजट इन कंपैरिजन जे कंपैरिजन लाओ हमारी जी प्रीवियस बजट्स हुई हैं। इस बजट का फोकस अफोर्डेबिलिटी है। इस बजट का जिस तरह तुसी क्या है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी खास करके कैनेडा दे विच एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यू नो दिस इज़ a good way for us to exchange, क्योंकि कनाडा में कई बार लोगों को लगता है कि यहाँ पर ही महंगाई हुई है और इन्फ्लेशन हो रहा है, पर असलियत है कि सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह कर रीज़न ले एंड बिकॉज ऑफ द पैंडमिक जो सप्लाई चेन में स्टॉपेजेस आए हैं एंड अब जो वॉर हो रही है यूक्रेन एंड रशिया में, उसके रीजंस करके काफ़ी हद तक जो सप्लाई के इश्यूज आ रहे हैं that has caused our food to be more expensive, and it's definitely caused our housing to go soaring. So housing को लेके हमने काफ़ी changes इसमें announce किए हैं। So जिस तरह आपने किया था एंटी फ्लिपिंग, जो houses यहाँ पर एक commodity की तरह ट्रीट किए जा रहे थे, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर we were seeing a lot of people investing in homes rather than buying them to live in. And so foreign buyers जो है ने, a lot of foreign countries, people were buying homes here in Canada knowing that it's a good investment, उनको बैन किया जाएगा। and जो इन्वेस्टमेंट की तौर पर खरीदते हैं, एक तो असाइनमेंट सेल्स दे थ्रू लोग खरीद रहे हैं, असाइनमेंट सेल्स पर टैक्स लगाया जाएगा, उसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा जिसमें GST HST लगती है। एंड ऑल्सो फॉर द फ्लिपिंग एज वेल, we're going to get a lot more strict on that and really make sure that लोगों को डिटर किया जाए
from buying multiple properties. सही है। फैसल मजीद साहब, जस्टिन ट्रूडो ने नए इत्तेहादियों के साथ ये बजट पेश किया है, आप समझते हैं कि क्या ये कामयाब बजट है? और स्पेसिफिकली जब हम लो इनकम कैडर को देखते हैं तो इसमें इस कैडर के लिए कोई रिलीफ है? जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। देखें, यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन बनी हुई है कि कनाडा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं 1955 से ऑनवर्ड जो है जब भी बजट आता है तो वो नए शूज पहनकर वो बजट पेश करते हैं। हालिया दिनों में जो यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्रिस्टी फ्रीलैंड, उन्होंने 2022 और 2023 का माली साल का बजट पेश किया है, जिसमें जो डेफिसिट है वो $52.8 बिलियन जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। इस 52.8 बिलियन के डेफिसिट से इस वक्त जो कनाडा का टोटल डेट है वो 1.16 बिलियन तक पहुंच गया है। ये बजट फैसल साहब, ये पहला बजट है कि यहाँ पे जो सिटिंग गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट और एनडीपी की गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये बजट, पहला बजट पेश किया गया है। बेसिकली इसमें ज्यादातर जो कलर था वो रेड कलर था, लेकिन कुछ न कुछ इसमें अमेजिश जो है वो ऑरेंज कलर की भी थी। सर, इस वक्त जो हमारे यहाँ कनाडा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त अपनी तारीख की लोएस्ट सतह पर है, जो कि 5.3% बनता है। और इस वक्त हमारी कनाडा की इकोनॉमी है फुल स्केल चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट भी है वो भी अपनी 30 ईयर के जो रिकॉर्ड है वो तोड़ रहा है। जब दिसंबर में फेडरल गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक किया था तो उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट ये किया था कि उनका जो डेफिसिट है वो 58.4 बिलियन होगा, लेकिन अब हुआ क्या है फैसल साहब, कि इन्फ्लेशन जहां पर आम लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर रहा होता है, उनकी कुव्वत खरीद को कम करता है, वहां पे गवर्नमेंट के लिए भी एक गिफ्ट से कम नहीं होता। अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू बढ़ा है, फिर ऑयल और कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने से रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने से जो डेफिसिट है वो 58.4 बिलियन से कम होकर जो है वो 52.8 तक पहुंच गया है। इसमें गवर्नमेंट ने काफी इकदाम किए हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, जैसे कि अभी रूपी साहबा कह रही थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला जो चल रहा है वो हाउसिंग का चल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन $10 बिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं। बेसिकली समझ लो चीज है कि ये फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं है हाउसिंग सेक्टर को। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है म्यूनिसिपैलिटीज और प्रोविंशियल को वो अकोमोडेट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है कि अपने जो अप्रूवल रेटिंग है, वर्क परमिट की जो अप्रूवल है उसको एक्सपीडाइट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा घर बने। और ये जो प्रॉब्लम आ रहा है अफोर्डेबिलिटी का, ये तो बेसिकली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द हाउसेस है, सप्लाई की कमी है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है फैसल साहब। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो पूरी दुनिया में ही एक इशू बन चुका है। कोविड के दौरान जो इंडस्ट्री बंद रही और प्रोडक्शन नहीं हो सकी, उसकी वजह से जो माल है वो उसकी किल्लत रही और फिर दुनिया की मंडियों में नहीं पहुंच सका। ये तो एक मामला है। रूबी साहिबा, क्या कनाडा में महंगाई का जो कोर रीज़न है वो सप्लाई चेन ही है? और दूसरा, इस बजट में आपको स्ट्रेटजी क्या नज़र आई है महंगाई कम करने के लिए? Yes, the main reason is the supply issues. क्योंकि we are seeing good indicators in every other area. जिस तरह आपके दूसरे पैनलिस्ट ने भी किया है, we've done a great job in recovering jobs. Is pandemic to baad, we have recovered 112% of our jobs. So jo pandemic to pehla 2019 mein jo jobs number the us to bhi aage badh gaye hain. So our economy is really strong. It's really bounced back. The investments that we made during the pandemic, jinne bhi businesses de vich, especially small businesses nu support ditti hegi a,
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ we've had a great boom but because we have the boom but we have a shortage of things ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ so our Bank of Canada has done some things to curb inflation as well. They've increased interest rates for the second time in the last couple of months but just like you've heard, we're doing things to help people with affordability as well. Just that on gas prices up hegiane. We're looking at this as an advantage for Canada as well to become the leaders in electric vehicles. We're looking at ways, and we've made big investments in battery facilities here, manufacturing of electric vehicles in Canada, and putting up more of an electric grid across Canada. So we're looking for the jobs of the future, the economy of the future, and we're trying to get our residents, Canadians, away from oil and gas because we're seeing that has been causing our prices to go up quite a bit because we're stuck with the international market. So जिस तरह रशिया दे करके oil prices ਹੋਰ भी increase हो रही ने ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ goods and commodities भी ਹੋਰ increase हो रही ने. So we need to get off our reliance of oil and we've been working hard in making the right investments so Canada can pivot and also bring that technology to other countries as well. जी ठीक है मैं फैसल साहब की तरफ बढ़ूंगा। फैसल साहब ये जो रीज़न्स बताई गई हैं रूबी साहिबा की जानिब से ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं जानने की कोशिश करूंगा असल में स्ट्रेटजी क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इस बजट में उन्होंने ये शो करवाया है कि वो महंगाई को किसी तरह काबू करेंगे जो कि बज़ाहिर तो मुश्किल है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, या वो बाइंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे अपने लोगों की? ये पॉलिसी क्या नज़र आ रही है इस बजट से? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल मजीद साहब जो खदोखाल हैं इस बजट के, वो देख के क्या लग रहा है? स्ट्रैटेजी क्या है कैनेडियन गवर्नमेंट की? वो बाइंग कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं अपने लोगों की, या वो कोई ऐसा सिलसिला निकालना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये सप्लाई चेन मैनेज हो जाए और महंगाई कम हो जाए? देखिए फैसल साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मैंडेट है वहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ कनाडा का दिया हुआ है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल बैंक ऑफ कनाडा करता है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। ये फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि महंगाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब महंगाई देखें यहाँ पे महंगाई क्यों हुई है? कपल ऑफ रीजन है सर। एक तो कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आई है, अकेला कनाडा नहीं है, पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई गया है सप्लाई चेन के बारे। सेकेंडली हुआ क्या है कि जब कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हुई है, तो कनाडा समेत पूरी दुनिया ने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के स्टिमुलस पैकेज दिए हैं। कनाडा ने भी यहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के स्टिमुलस पैकेज दिए हैं ताकि अब जॉब्स, लोगों की जॉब्स नहीं थी, घरों में बैठ के थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, लोगों को फूड चाहिए था। जब स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं तो इवेंचुअली जो है वो इसका असर जो है इन्फ्लेशन पे आता है, महंगाई में इजाफा होता है। तो अब सप्लाई चेन का जो इशू है ये वर्ल्ड वाइड इशू है, या कनाडा अकेला इसको हैंडल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी कंट्री अकेला हैंडल नहीं कर सकता। अब दूसरा जो रह जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो होता है इंटरेस्ट रेट को आपने उठाना है, इंक्रीज करना है, जिसके लिए बैंक ऑफ कनाडा ने पिछले कपल ऑफ मंथ में अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 0.75% जो बीप्स है बेसिस पॉइंट्स है उसमें इजाफा किया है। जैसे जैसे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे स्लोली जो है वो इन्फ्लेशन रेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं, इफ यू थिंक कि आपका इन्फ्लेशन राइट टू कंट्रोल हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट सर। इसको टाइम लगेगा और ये बैंक ऑफ कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको स्लोली लेके आना है। जबकि गवर्नमेंट जो है उसका काम है फिस्कली अपने आप को मैनेज करना। जैसे मैंने पहले भी किया कि इस जो बजट में गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, गवर्नमेंट ने अपने जो प्रोग्राम उसको कंटिन्यू करते हुए इसका 52.8 बिलियन का डेफिसिट है। इस तरह जो इसका नेक्स्ट ईयर होगा 23 में इसका जो डेफिसिट है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि इसको कम करके 39.9 बिलियन पे ले आएंगे।
और 24-25 में जो डेफिसिट है उसको कम करके 27.8 बिलियन पे, 25-26 में 18.6 बिलियन पे, जबकि 26-27 में यही जो डेफिसिट है 8.4 बिलियन पे ले आएंगे। लेकिन लास्टली ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन रेट जो है एक्सपेक्टेड यही है इस साल, ये 2022 में ये तकरीबन ये 5% के करीब चलेगा, लेकिन अगले सालों में इन्फ्लेशन को होपफुली बैंक ऑफ कनाडा रेट उठाएगा और जैसे जैसे सप्लाई चेन का मसला हल होगा जी देखेंगे आने वाले दिनों में। जी ठीक है ठीक है ठीक है। रूबी साहिबा, कोविड के दौरान हमने ये भी देखा कि जब कनाडा के बाकी बिजनेस मुतासिर हो रहे थे तो रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के बिजनेस को बड़ा बूम मिला, फिर घरों की जो कीमतें थी उसमें होशरुबा इजाफा भी हुआ। अब इस बजट में क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? ये कीमतें कम करने के लिए कोई सिलसिला शुरू किया गया, कोई पॉलिसी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी, जिस ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਲੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੀ ਆਫ them were not able to build। worker shortage भी है इस कंट्री में, so a lot of those things have caused supply shortages। so हमने एक एक्सेलरेटर फंड शुरू किया है इस बजट के दौरान, and in that accelerator fund we're going to help incentivize जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो क्लियर देते हैं बिल्डर्स को, जोनिंग वो करते हैं कि यहाँ पर क्या बन सकता है, and we're trying our best to motivate through all of the money that the federal government will be giving। so एक तो ये accelerator fund शुरू किया गया है जिस पर per door subsidies भी मिल सकती हैं। we're trying to work out with different municipalities भी बेस्ट तरीका क्या होएगा, पर इसके बजट के दौरान काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी गई हैगी अभी व्हाट दिस कुड लुक लाइक, एंड जो हमारे ट्रांजिट फंडिंग भी दी जाती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग वो भी इस दे नाल स्ट्रिंग्स अटैच करके दी जाएगी, सो दैट जे कोई सबवे लाइन बिल्ड हो रही है LRT इलेक्ट्रिक बसेस, देन उस फंडिंग के नाल नाल वी वांट टू सी प्लान्स कि उसके नाल नाल हाउसिंग डेंसिटी भी increase की जावे along those subway lines, along the LRT lines, so that federal government is a little bit more in control of motivating and encouraging our builders and our cities and provinces। यहाँ पर जो jurisdiction है is very different than in some places। यहाँ पर municipalities and provinces के control ते है भी कहाँ पर क्या बनना है। so we are working on that through this budget, and और भी housing is one issue, but many other issues are there as well। साडी गवर्नमेंट ने एक डे केयर प्लान, नेशनलाइज्ड डे केयर प्लान शुरू किया है, एंड उस दे विच इस साल दे विच जो डे केयर दे अर्ली चाइल्ड केयर लर्निंग द कॉस्ट हैगा या फैमिलीज़ ਲਈ उसको 50% डिक्रीज किया जाएगा, एंड अगले 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ $10 a day डे केयर ते लियांदा जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ, काफ़ी राहत मिलूगी बहुत परिवारां नूं, क्योंकि इस टाइम ते स्पैशली जिहड़ा एरिया मैं रिप्रजेंट करदी हैगी हाँ जो ग्रेटर टोरंटो एरिया दे विच आउंदा हैगा, ब्रैम्पटन एरिया, उत्थे तकरीबन एक बच्चे दा $1500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ that is very unaffordable for families। so we're seeing many things like that, and ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ also dental care ਵੀ families, low income families ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। we're working towards that by the end of the year, and ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ expand ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ until we can get to a national dental care program as well, जिस तरह Canada ਵਿੱਚ healthcare program भी है। so we are trying to figure out other ways to make life more affordable for people। जी ठीक है। अच्छा, कुछ सोशल वेलफेयर की बात की रूबी साहिबा ने फैसल साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कनाडा में अपनी It's not social welfare। I'd like to also clarify, क्योंकि ये ਜਿਹੜੀਆਂ policies ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ welfare ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। These are economic policies। जो child care ਦਾ program ਹੈਗਾ ਆ, it doesn't just help families
decrease their burden, but it also helps the economy क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ worker shortage ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ reason ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ parent ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ because it is too hard for people to afford childcare. So in some of our provinces like Quebec ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ program implement ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ female workforce participation ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ lowest ਹੁੰਦਾ ਸੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they've become the highest female employers in the country, and so this is very much an economic policy, and also jo sade healthcare costs vi badde ja rahe hege. We're trying to figure out ways bi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ preventative healthcare measures ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ so that end of age ਜਾਂ as people are getting older ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ healthcare needs ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ system ਤੇ ਇੱਕ burden ਨਾ ਬਣਨ. So all of these things are very important. They just don't ਇੱਕ aspect ਨੂੰ ਨਹੀਂ cover ਕਰਦੀਆਂ काफी एस्पेक्ट्स के नाल ठीक है रूबी साहिबा, आप जो कहना चाह रही हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल साहब, कनाडा में अगर कोई शख्स अपना ज़ाती घर या ज़ाती प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको जो मुनाफा उसमें से हासिल होता है उसमें से कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है? देखिए सर, यहाँ पे अगर आप आपका एज ए होम ओनर रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं और आप अपना घर बेचते हैं तो उस पर यहाँ पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बजट में एक चीज ऐड की है कि जो भी शख्स चाहे वो एज ए ओनर ऑक्यूपाइड घर में रह रहा है या नहीं रह रहा है, अगर वो 12 मंथ से पहले, 1 साल से पहले अपना घर बेचेगा तो उसको वो कैपिटल गेन की बजाय उसकी फुल इनकम कंसीडर की जाएगी। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दी है। मान लो कि अगर उसको 1 साल घर बाय करता है और 1 साल से पहले उसको घर बेचना पड़ जाता है, सम रीजन की वजह से उसकी जॉब चेंज हो गई है, उसकी जो फैमिली मैटर्स हैं लाइक डिवोर्स जैसे प्रॉब्लम आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट दी हुई है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट है, आई बिलीव सो, वो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर जो 2023 में किया जाएगा कि अगर जो भी शख्स जो है 12 मंथ से पहले घर को बेचेगा तो उसकी जो इनकम को एज ए कैपिटल गेन उसमें इनकम कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और जो इस बजट में लेके आई है कि जितना फॉरेन बायर है उस पे उन्होंने अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया है ताकि कनाडा में वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे फैसल साहब समझने वाली चीज ये है कि आज तक जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जितने भी उन्होंने मेजरमेंट लिए थे हाउसिंग के हवाले से, वो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गए थे। वो उससे डिमांड तो थोड़ी सी कंट्रोल डिले हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कभी सप्लाई की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इस बजट में देखा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाउसिंग, ये प्रोविंशियल का और म्यूनिसिपैलिटी का मसला है, उसको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने 10 बिलियन के साथ उनको थोड़ा सा अकोमोडेट करने की कोशिश की है ताकि वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएं। और इस बजट में ये भी देखा गया है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस वक्त तकरीबन जो एक्सपेक्टेड ये है, बाकी रूबी साहबा मुझे करेक्ट कीजिएगा, ओंटारियो जो इस वक्त सबसे बड़ा पॉपुलेशन का सबसे बड़ा प्रोविंस है कनाडा का, यहाँ पे तकरीबन मोर देन 600,000 जो है हाउसिंग की शॉर्टेज है। अब गवर्नमेंट, तमाम लेवल की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि सप्लाई को बढ़ाया जाए, सप्लाई, ताकि जो डिमांड है वो सप्लाई के साथ ही कंट्रोल की जा सकती है। इसकी एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, अभी जो 2021 गया था, इसमें रिकॉर्ड इमिग्रेंट्स यहाँ पे हैं जिनका जो नंबर है मोर देन 400,000 है। और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 3 साल में कनाडा में 1.3 मिलियन के करीब इमिग्रेंट यहाँ पे आएंगे। तो इनकी जो घरों की डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का मुकम्मल तौर पर जो फोकस है वो सप्लाई को बढ़ाना है, जिसपे जो तीनों लेवल की गवर्नमेंट काम कर रही है। जी ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक है। रूबी साहिबा, जो कनाडा पे, कैनेडियन गवर्नमेंट पे इस वक्त एक्सटर्नल डेट है वो कितना है और उसकी अदायगी के लिए क्या प्लान है?
देखो जिस तरह ही मैंशन किया गया हैगा आ जो डेफिसिट्स हैगे ने वी आर व्यूइंग दोज एज आवर जो साडा डेट टू जीडीपी रेशियो हैगा आ उस पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वी नीड टू मेक श्योर ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧੇਗਾ there is a new tax that is going to be implemented on our big banks so that is our focus and our focus is to make sure भी ਉਹ ratio ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ and this budget does lay out how that's going to be done ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ we were on track but of course COVID ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ things had to be done and ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ we do not regret those ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ so we are looking at ways to increase the revenues that we're making. So that's been our focus in this budget. Focused areas, they targeted investments keep jan, but along with that, things that are going to bring in more government revenue as well. Just like having more people working, more Canadians being able to go back to work through our daycare program. That has the potential of bringing in more revenue down the road as well. So is tarah diyan cheezaं te focus kita gaya haiga and we are still looking good. We have a AAA credit rating internationally and we are looking very good compared to our even American neighbor and many other countries in the G7. Sadi jo balance sheet hegi is very healthy. जी ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये जो कनाडा पे एक्सटर्नल डेट है ये क्या लैंडिंग एजेंसीज़ का है या किसी दूसरे ममालिक का है और ज़्यादा कर्ज कनाडा ने किस मुल्क या किस इदारे से लिया हुआ है? सर ये इनका इंटरनल ही ज़्यादा होता है। ये 1.16 ट्रिलियन जो इसका डेट है ये इनका इंटरनली ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है सर कि यहाँ पे जो डेट होता है या डेफिसिट होता है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रही होती है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल अभी देने लगा हूँ कि जैसे रूबी साहबा ने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है $10 अ डे प्रोग्राम, डे केयर प्रोग्राम। अब इस पे जो अगले नेक्स्ट जो 5 ईयर्स में जो इस पे जो एलोकेशन है वो $30 बिलियन की एलोकेशन की गई है। अब गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये सारी की सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट किस तरह ये काउंट करते हैं कि जब आप $10 पर डे किसी फैमिली को देंगे, बच्चे की डे केयर के लिए देंगे, वो जो लेडी है वो जॉब पे जाएगी। जब वो जॉब पे जाएगी आपकी वर्क फोर्स में इंक्रीज आएगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा। तो गवर्नमेंट इसको एज ए डेफिसिट या डेट नहीं देखती, यहाँ पे इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देख रही होती है। तो ये जो अभी जैसे सूफी साहब ने कहा कि ये जो डेट रेशो है यहाँ एक टाइम पे 70% तक भी डेट रेशो गई थी। अभी जब कोविड-19 में जब आए हैं डेट रेशियो 50 तक गई है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से क्या होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा करने से अब जो लेबर मार्केट है उसमें ग्रोथ आती है, उसमें आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें बढ़ती है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू बढ़ता है तो डेट टू जीडीपी जो डेट रेशियो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे वो 50 को टच किया था ड्यूरिंग द कोविड-19, आज की डेट में आई बिलीव सो वो 45 या 46% पे आ रहा है। ये इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद इसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी यहाँ पे डेफिसिट या डेट पे यहाँ पे फाइनेंसिंग हो रही होती है इसको गवर्नमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। बाय एंड ऑफ द डे इसका जो है जो लेबर मार्केट स्ट्रांग होती है, ग्रोथ होती है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। जी ठीक है फैसल साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ी। इंटरेस्टिंग बात जो है शुरू में आपने जिक्र किया था जो कनाडा में वज़ीर ख़जाना बजट के मौके पर नए जूते पहनते हैं, ये रिवायत तो है लेकिन ये रिवायत इसने जन्म कैसे लिया वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। रूबी साहिबा, ये बड़ा पब्लिक में इंटरेस्ट है इस बात का, ये जो जूते पहनने की नए जूते पहनने की रिवायत है, जिस तरह फैसल साहब ने भी बताया कि 1965 से ये स्टार्ट हुई, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या थे, कैसे इस रिवायत ने जन्म लिया?
Yes, the origins are a little bit unknown, पर ये tradition बन गया है कनाडा में, just from 1955, just like your other panelist has said, जो उस time का finance minister था उसने ये किया था, and it's just been become a tradition since that time. So you will see different ministers wear different things, but I don't know, maybe your other panelists can shed some light. I think it's an unusual but very interesting and fun tradition we have in Canada. जी ठीक। अच्छा फैसल साहब, ये तो एक जूते पहनने की रिवायत है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान की सियासत में और बिलखुसूस जो पार्लिमान और जो ईवान हैं इक़्तिदार के, उनमें कुछ प्रॉप्स ऐसे हैं जो बड़े तारीख़ी हैं। जिस तरह हालिया पाकिस्तान में अचकन का बहुत जिक्र होता रहा, यही हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, अचकन पहनी जाती है जब आप हलफ लेते हैं। तो जूतों के अलावा कोई ऐसी मखसूस रिवायत जो कनाडा में आपने विटनेस की हुई है सियासत में, जो बजट के दौरान लेजिस्लेटर्स उमूमी तौर पे वो बर्ताव कर रहे होते हैं? जी नहीं, ये देखें 1955 से ये एक ट्रेडिशन चल रही है, ओरिजिनेट किया ये तो मालूम नहीं है। इसके अलावा कोई खास नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि सब बजट से पहले ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये पूरी अपनी कॉकस को रूबी साहब करेंगे, इसमें करेक्ट कीजिएगा कि बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है, और जब ये बजट दे दिया जाता है तो ये तमाम गवर्नमेंट के तमाम कॉकस मेंबर जो होते हैं वो उसको बाकायदा पब्लिक में लेके जाते हैं कि ये बजट आपके लिए क्यों अच्छा है, क्या इसमें आपके लिए बेटर है। और इसमें ब्यूटी क्या होती है सर, बजट में तमाम कम्युनिटीज के लिए, तमाम लोगों के लिए, चाहे वो सीनियर हो या बच्चे हो या बड़े हो छोटे हो, सबके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है इस बजट में। लेकिन ये जो कोविड-19, इसको हम पोस्ट कोविड-19 बजट भी कह सकते हैं, और इसमें तमाम लोगों के लिए, चाहे वो सीनियर हो या कोई और दूसरे लोगों, सबके लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिया है। अब देखें इस हुआ क्या है सर कि कोविड-19 के दौरान जो है यहाँ पे जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी थे, उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के जो है वो प्रॉफिट कमाए हैं। इस गवर्नमेंट ने अब किया क्या था कि भैया इसमें से थोड़ा सा फेयर शेयर हमें भी दो। अब फेयर शेयर लेके वो आगे लोगों को पास ऑन कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिनका भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का $1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट था, उनको वन टाइम 15% उन पर टैक्स लगाया है, उसको उन्होंने रिकवरी टैक्स का नाम दिया है। इसके अलावा उन्होंने ऑनवर्ड जो है बैंक का और इंश्योरेंस कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 15% से बढ़ाकर 16.5% कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है लो इनकम लोगों के लिए डेंटल केयर प्रोग्राम दे रही है। यहाँ कनाडा में जो डेंटल केयर है वैसे सब बहुत एक्सपेंसिव है, और इसके लिए जो लो इनकम फैमिलीज है समटाइम वो अपने पैसे ना होने की वजह से वो डेंटल ऑफिस में नहीं जा सकते। अब डेंटल ऑफिस में नहीं जाएंगे, इवेंचुअली जब प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इसका एक बर्डन जो है इमरजेंसी पे भी आता है। अब टैक्स लेके वो गवर्नमेंट ने जो है वो डेंटल केयर की शक्ल में लो इनकम को देना शुरू किया है। अब इस साल के एंड में जो लो इनकम लोग होंगे, जिनकम इनकम 70,000 या से कम होगी, उनके जो अंडर 12 बच्चे होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डेंटल केयर दिया जाएगा। इसी तरह इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने इस तरह रोल किया है कि 2025 में जिन लोगों लो इनकम वाले लोग होंगे वो सब के सब उनको डेंटल केयर फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि डेंटल केयर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो लोगों के लो इनकम को बर्दाश्त करना पड़ता है। ब्यूटी है सर, मैं बार बार कहूंगा, ब्यूटी है इस सिस्टम की, कनाडा की ब्यूटी है कि वो जो हाई इनकम अर्नर हैं उनसे टैक्स का थोड़ा सा पोर्शन लेके जो डिजर्विंग लोग हैं, इनकम वाले लोग हैं, उनको पास ऑन कर देती हैं। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है फैसल साहब। मैं रूबी साहिबा से जानना चाहूँगा। रूबी साहिबा, एक तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसने ज़ाहिर है फेडरेशन का बजट देना होता है। नीचे हम आ जाए तो जो सूबे हैं उनको कितना % शेयर मिलता है उस बजट में से, और फिर वो इन रिटर्न कितनी क्या पाबंदी होती है कि आपने इतना जो है वो इन रिटर्न भी आपने वापस भी करना है फेडरल गवर्नमेंट को, उसका तरीक़ाकार क्या होता है?
So no, यहाँ पर it depends on jurisdiction. कुछ bilateral agreements बनते हैगे या जो पहला तो बने आए हैगे ने जिस तरह health care का agreement है provinces के साथ. Provinces की jurisdiction है health care delivery. पर because we are the highest tax collectors in the country, ये deal बनाई गई हैगी या provinces ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ health care शुरू ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀगा भी एक national program बनाना जिसके standards government of Canada through the Canadian Health Act set करेगी उन्हों दे standards and regulations ते financing भी दोगी पर जो delivery आ वो province करेगी and वो खुद भी financing उसमें बेच डालेगी. So we don't take money from our municipalities and our provinces. We give money for different programs and that's how it works. But jurisdiction पे depend करता हैगा कुछ चीज़ां हैगियां ने जो solely federal jurisdiction ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. But I would say more things come under the provincial jurisdiction than in a lot of other countries. So यहाँ पर जो states हैगे ने provinces वो they are quite powerful and have control over education, healthcare, many things ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ constituents ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ offices ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ most of these things are controlled and run by our provinces or our municipalities ਜਿਹੜੀਆਂ day to day ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ citizens ਦੀਆਂ I would say ਉਹ municipalities cover ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. Federal level to defense जो है that's solely done by the federal government. उसमें province का कोई हिस्सा नहीं होता. So that is how different things. I mean, we could have this conversation for a long time. The different things are divided in different ways and agreements set किया गया. Agreements set कीतियां गईयां हैगियां ने जिस तरह हुन साडा जिहड़ा डे केयर दा agreement हैगा उस दे विच province ने भी कुछ पैसा पाउना हैगा, federal government ने पाउना हैगा and that's how we get those types of benefits. जी बिल्कुल ठीक है. फैसल साहब पोस्ट कोविड सिनेरियो में इमर्जिंग मार्केट्स कनाडा में क्या नजर आ रही हैं आपको? देखिए सर इस वक्त जो है वो कनाडा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है. यहाँ पे अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो कनाडा को फेस कर रहा है कंपनीज को फेस हो रहा है कि यहाँ पे शॉर्टेज है लेबर की. यहाँ पे लोग नहीं मिल रहे काम के लिए, इतनी ज्यादा शॉर्टेज है. क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के जो है वो स्टिमुलस पैकेज दिए हैं. अब होता क्या है सर जब आपकी गाड़ी में ऑयल प्रॉपर मौजूद हो तो गाड़ी को स्टार्ट करना आसान हो जाता है. अगर आपकी गाड़ी में ऑयल ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती. सेम तरीका होता है इकोनॉमी का सर. अगर आपकी जो लिक्विडिटी है कैश की लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद हो शॉर्टली आपको शायद वो गाड़ी थोड़ी सी रुकेगी लेकिन वो सडनली वो स्टार्ट होकर भागना शुरू कर जाएगी. लेकिन जो इस वक्त फुटिंग है ये स्ट्रॉन्ग फुटिंग है. इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है इस साल जो है अप्रॉक्सीमेटली 5.3 के मुताबिक चलेगी, पेज के मुताबिक बढ़ेगी और अगले साल जो है वी आर एक्सपेक्टिंग 4% प्लस पे जो हमारी इकोनॉमी चलेगी. अब जितने भी डेवलप कंट्रीज होते हैं फिर सब उनकी अगर इकोनॉमी 4% पे चल रही हो पेज पे चल रही हो तो ये बहुत अच्छी पेस होती है, प्रोग्रेस होती है. तो आने वाले दिनों में जो कनाडा की जो इकोनॉमी के बारे में प्रोडिक्शन की जा रही है अगले 2-3-4 साल में ये इकोनॉमी इस तरह पेस के साथ चलेगी. और इसमें मैं समझता हूं कि ये फेडरल गवर्नमेंट हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो तमाम गवर्नमेंट्स ने एक खूबसूरती है. एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा सर देखिए कोविड-19 स्टार्ट हुआ 2020 में स्टार्ट हुआ. ब्यूटी क्या थी सर कि फेडरल गवर्नमेंट हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो म्युनिसिपल गवर्नमेंट हो यस इनकी तमाम लीडरशिप तीनों की तीनों लेवल की लीडरशिप एक पेज की थी. वो पॉइंट क्या था कि हमने अपने कैनेडियंस को रिलीफ देना है, हर सूरत रिलीफ देना है और लिटरली सर उन्होंने दिया भी है. ठीक बिल्कुल ठीक. आने वाले दिनों में जो कनाडा की इकोनॉमी है वो उम्मीद है कि 4% के जी ठीक है बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया फैसल मजीद साहब एनालिस्ट मौजूद थे. रूबी सहोता साहिबा MPP हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया. आज के प्रोग्राम से इतना ही. फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए.